नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला जो एग्जाम होगा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक एक वीडियो आपके लिए, आपके माध्यम के द्वारा, आपके सहयोग के लिए हम एक एक वीडियो पर मेहनत कर रहा हूं आप, ताकि एक एक वीडियो आप देखिए और एग्जाम में सफलता पाने का हर संभव प्रयास कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में सेना का प्रधान को क्या कहा जाता था? मुगल काल में सेना का प्रधान जो होता था तो उसको क्या कहते थे? तो मुगल काल में जो सेना का प्रधान होता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? मीर बख्शी बोला जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मीर बख्शी। क्लियर? तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मुगल काल में सेना के प्रधान को मीर बख्शी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र, देखिए औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष थे? देखिए बजाने में दक्ष थे, ये कौन था? औरंगजेब जो थे किस वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष थे? अर्थात जो औरंगजेब जो थे वो निपुण थे किसमें? बीना बजाने में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया लिमिटेड जिस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज कर रहा है, जिसने होगा किस देश के साथ होगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में लिथियम की तलाश में आप जान ही रहे हैं कि लिथियम की खोज के लिए किसके साथ समझौता किया है? अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है भारत। ये क्वेश्चन बार एग्जाम में आपको देखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत जो है हाल ही में जो है लिथियम की खोज के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ किया है। तो भारत का जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो कंपनी जो है किस देश के कंपनी के साथ अर्जेंटीना में खोज करेगा? तो अमेरिका का कंपनी है। अमेरिका के कंपनी के साथ मिल करके अर्जेंटीना में जो है लिथियम का खोज करेगी। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। क्लियर? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समिति राजनीतिज्ञों एवं अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट दी है? कौन सा समिति है राजनीतिज्ञों एवं अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट दी? तो बोहरा समिति जो है ये काम किया था दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, बोहरा समिति ने राजनीतिज्ञों एवं अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट दिया है। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? मुगल प्रशासन में जो मुहत्सिब होता था वो क्या हो जाता था? लोक आचरण अधिकारी होता था। लोक आचरण अधिकारी होते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाला जो प्रथम व्यक्ति थे एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? भारत रत्न जो पाने वाला जो व्यक्ति थे दोस्तों 1954 ईस्वी में दिया गया था, और 1954 ईस्वी में 2-3 पर्सन को दिया गया था। क्लियर? तो उसमें राधा कृष्णन भी थे, सी राजगोपालाचारी भी थे। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है। सभी लोग जान रहे हैं कि 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। किसमें? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच जो अंतर होता है वो 5.5 घंटा का होता है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लोकपाल कौन थे? भारत का प्रथम लोकपाल कौन थे? तो भारत का जो प्रथम लोकपाल थे वो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष था। न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। ऑप्शन
सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किस राज्य में हुआ था? तो सर्वप्रथम जो लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत एवं चीन के बीच जो सीमा बनाता है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। जबकि डूरंड रेखा के बारे में अगर चर्चा करिएगा तो डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। क्लियर। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच भी है, और खास करके भारत और जो अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा, वो कम एरिया में है, लगभग 106 किलोमीटर एरिया में है। जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सबसे ज़्यादा एरिया में है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन जो है डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी लेता है दोस्तों। क्लियर। रेड क्लिफ रेखा की जब चर्चा करेंगे तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। क्लियर हो गया होगा। तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, और रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच। क्लियर। और भारत एवं चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली जो है किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ जो शैली है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत से जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है दोस्तों कितना है? तो 32-14 किलोमीटर है। कितना है? 32-14 किलोमीटर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32-14 किलोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। जबकि 29-33 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है। 29-33 जो किलोमीटर देख रहे हैं ये क्या है? ईस्ट और वेस्ट के बीच में है। ये पूर्व और पश्चिम के बीच में है, और उत्तर और दक्षिण के बीच में 32-14 किलोमीटर है। ये ऑप्शन 2 को दे दिया, इसको काट देते हैं। क्लियर। तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 32-14 है, जबकि पूर्व से पश्चिम जो है 29-33 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा लिया था? कहता है कि किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से किससे लिया है? लाला कलावंत से हिंदू संगीत का शिक्षा लिया है। तो हिंदू संगीत का जो शिक्षा लिया है कौन लिया था? तो अकबर लिए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये किस मुगल शासक की बात कर रहा है? तो मुगल शासक अकबर जो थे वो लाला कलावंत से किससे लिया था? हिंदू संगीत का जो है शिक्षा लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो माउंट एवरेस्ट को पहले जो है चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट को पहले क्या जाना जाता था? चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। पहले की बात कर रहा है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्लियर। माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो चोटी 15 के नाम से जानते थे। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एशियाई विकास बैंक एडीबी का स्थापना कब हुआ था? एशियाई विकास बैंक जो है एडीबी की जो स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? भारत का जो कौन सा पड़ोसी देश है जिसका आधिकारिक भाषा जो है वो मंदारिन है? तो मंदारिन जो है
वो चाइना का आधिकारिक भाषा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है। देखिए, भूटान का आधिकारिक भाषा पूछ लिया है, उस समय क्या पूछ रहा था, चाइना का। उस समय चाइना का आधिकारिक भाषा पूछा था, इस समय भूटान की आधिकारिक भाषा पूछ रहा है। तो भूटान की आधिकारिक भाषा जो है चोंगखा है। ऑप्शन बी हो जाएगा, चोंगखा। क्लियर। भूटान में बौद्ध धर्म का लोग जो है सर्वाधिक मात्रा में रहते हैं और वहाँ का जो भाषा है, आधिकारिक भाषा जो है चोंगखा है। क्लियर। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था। तो किंग राजवंश जो थे, ये अंतिम किंग राजवंश जो थे, अंतिम ये क्या थे, शाही राजवंश था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। हाल ही में किस आईआईटी ने देश की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू किया है। तो हाल ही में जो है किस आईआईटी ने देश की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू किया है। तो आईआईटी मद्रास किया है। कौन क्या है, आईआईटी मद्रास क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है कब अधिक मालूम पड़ता है। तो अपना जो भार होता है, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो, उस समय जो है अधिक महसूस होता है दोस्तों। जब लिफ्ट क्या होता है, त्वरित गति से ऊपर जा रही है, तब उस समय जो है लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को भार जो है अपना अधिक मालूम पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। हाल ही में किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। तो एनपीसीआई के साथ जो समझौता किया है वो अमेजन पे किया है। किसने किया है, अमेजन पे किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थित पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं। कहता है कि स्थित पानी है, स्थिर पानी है, इसको बोलिए क्या है, पानी जो है स्थिर है, स्थिर कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल जो है डालने पर मच्छर कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि लार्वा का जो सांस लेने में उसको बाधा पहुंचता है। लार्वा जो मच्छर का जो लार्वा होता है उसको सांस लेने में बाधा पहुंचता है। यही कारण है कि मच्छर कम हो जाता है, मच्छर मर जाते हैं। क्लियर। तो लार्वा के सांस में बाधा डालता है। क्लियर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किसे हनीमून लेक कहते हैं। देखिए किसे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। किसे जो है हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। तो हनीमून लेक के नाम से जो जाना जाता है, टीटाकाका झील को कहा जाता है। टीटाकाका झील जो है हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही सुमेलित है। निम्न में कौन सही सुमेलित है। तो शहर दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है दोस्तों। कौन सा नदी पर जो है कौन सा शहर बसा हुआ है, तो देख लेते हैं। बगदाद इराक जो है टाइग्रिस नदी पर बसा हुआ है। तो बिल्कुल जो है आप सुने होंगे कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शहर है, तो आप देखिएगा कोई न कोई नदी समुद्र के किनारे ही वो बसा हुआ है। क्लियर। जैसे आप देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, कोलकाता देख लीजिए, चेन्नई देख लीजिए, पटना देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, जो भी देख रहे हैं, दिल्ली देख लीजिए, जितना भी नदियां हैं, लखनऊ देख लीजिए, गोरखपुर देखिए, जितनी भी शहर है, चाहे
वर्ल्ड की बात कीजिए, चाहे लंदन देखिए, पेरिस देखिए, टोक्यो देखिए, न्यूयॉर्क देखिए, बहुत सारे शहर, जो जितने भी बड़े बड़े शहर है, सभी जो है न किसी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे बसने से व्यापार का जो है बहुत सुविधा होता है, और व्यापार का जो सुविधा होता है, यही कारण है कि नदी किनारे जो बसता है शहर, वो धनी शहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ धनी जितने भी लोग रहते हैं, वहाँ पर आप अपना घर बसा लेते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो एक एक शहर की चर्चा करते हैं हम लोग। बगदाद इराक जो है टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है। दावोस स्विट्जरलैंड में पड़ता है। दावोस जो है कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो कहता है कि दावोस लैंड बासर नदी पर है, तो बिल्कुल लैंड बासर नदी पर ही है। दावोस जो है ये भी सही है, लैंड बासर नदी पर है। वारसा पोलैंड, क्या नाम है? वारसा पोलैंड जो है किस नदी पर है? तो वेस्चुला नदी पर है। बिल्कुल ये भी सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन क्या हो गया? वारसा पोलैंड जो है वेस्चुला नदी पर है, अर्थात तीनों ऑप्शन सही हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? कब से सबसे अधिक द्वीप जो है किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है, सभी लोग जान रहे हैं। सबसे अधिक द्वीप जो है प्रशांत महासागर में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके कथन को देखना पड़ेगा। हर कथन के बारे में अब चर्चा देखते हैं। कह रहा है कि ऑप्शन ए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। हम चर्चा कर रहे थे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है एक छोटी सी रेखा लगती है, 106 किलोमीटर का बीच की रेखा है लगभग। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा है, तो ये बिल्कुल सही है। अब ये डुरंड रेखा जो है सर्वाधिक मात्रा में जो चिन्हित करता है, सीमा बनाता है, डुरंड रेखा, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बनाता है। क्लियर? लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, तो बिल्कुल है, तो सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है, ये भी सही है। तो बिल्कुल ये भी सही है, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच ही है। भारत और नेपाल के मध्य, भारत और नेपाल के मध्य जो है काली नदी सीमा बनाती है। काली नदी हो जाएगा, ये देखिए सटा दिया है दोस्तों, यहाँ काली नदी है, ये जो है काली नदी हो जाएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। काली नदी कहता है कि भारत और नेपाल के मध्य जो है बीच में जो है काली नदी सीमा बनाता है, तो बिल्कुल काली नदी जो है सीमा बनाता है। तो ऑप्शन सी भी सही हो गया, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तीरंदाजी है। क्या है? तीरंदाजी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है दोस्तों, कौन है? बांग्लादेश है। दूसरे स्थान पर भारत आता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में जो है जूट उत्पादन जो होता है, तो प्रथम स्थान जो है पश्चिम बंगाल का है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा जो जूट उत्पादन करता है वो पश्चिम बंगाल करता है, उसके बाद बिहार करता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। दूसरा स्थान पर बिहार है। इसलिए जो भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं बिहार स्टेट का, वो यह वीडियो को देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? लैंप की बत्ती जो होता है, आप देखे होंगे, आप जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो लैंप लेके बैठते हैं, मोमबत्ती लेकर के बैठते हैं, दिया लेकर के बैठते हैं। तो हम लोग जैसे पढ़े हैं, किस में पढ़े हैं? लालटेन में पढ़े हैं, दिया में पढ़े हैं। दिया जो देखे, आजकल दिया तो दिखता ही नहीं है। लालटेन भी खत्म हो गया है।
तो इन सभी में जब हम तेल का जब जिक्र करते हैं, तेल उसमें डालते थे, केरोसिन तेल, मिट्टी तेल जिसको बोलते हैं। तो तेल जो है, बत्ती जो होता था, बत्ती में कहता है उसमें एक बत्ती रहता है, बीच में देखिएगा एक बत्ती रहता है। तो कहता है उसी बत्ती में जो है तेल ऊपर जो है चढ़ता कैसे है, तेल ऊपर कैसे चढ़ता है, जिसके कारण से जो ज्वाला उत्पन्न होता है, यानी कि लालटेन जलती है, ये दिया जलती है, तो उसका जो कारण है क्या है, केशिकत्व है, कैपिलरी घटना जो होती है, कैपिलरी इफेक्ट जो होता है, कैपिलरी इफेक्ट के कारण ही जो है, केशिकत्व घटना के कारण ही जो होता है वो तेल ऊपर चढ़ जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, केशिकत्व घटना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बिना शपथ लिए सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया? देखिए यहाँ जुर्माना हो जाएगा, देखिए टाइपिंग करने वाले टाइप थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ जुर्माना कर लीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, जुर्माने। कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बिना शपथ लिए जो है सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए, किसमें, सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो जुर्माना का जो प्रावधान किया गया है 104 अनुच्छेद में किया गया है। किसमें किया गया है? ऑप्शन क्या हो जाएगा, 104 अनुच्छेद में हो जाएगा। क्लियर? जुर्माना का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन समझ लिए हैं? संविधान का कहता है कि कौन ऐसा अनुच्छेद है जो कि बिना शपथ लिए सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेता है तो उसको जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो जुर्माना 500 रुपया प्रति डे के हिसाब से लगाया जाता है दोस्तों, प्रति डे के हिसाब से। क्लियर? आप देखे होंगे कि बिना शपथ लिए हुए जो है आप सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसीलिए अभी शपथ ग्रहण का समय चल रहा है, अभी जो फिलहाल जो देख रहे हैं शपथ ग्रहण का समय चल रहा है, और शपथ ग्रहण जो है वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाया जाता है सभी सांसदों को। जितने भी नवनिर्वाचित सांसद होते हैं सभी को प्रोटेम स्पीकर जो होता है क्या करवाते हैं, शपथ दिलाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर जो का नियुक्ति जो होता है 95 अनुच्छेद के तहत होता है। 95 जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति होता है, और प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो सभी निर्वाचित सदस्य को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं ताकि संसद के कार्यवाही में भाग ले सके। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो शपथ ग्रहण होता है राष्ट्रपति भवन में होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पदाधिकारियों मंत्री, सांसद, न्यायाधीश इत्यादि को शपथ लेने का प्रावधान किस अनुसूची में है? विभिन्न प्रकार के जो मंत्री है, विधायक है, सांसद है, न्यायाधीश है इत्यादि को शपथ लेने का जो प्रावधान है, शपथ लेने का जो प्रावधान है किस अनुसूची में है? तो अनुसूची तीसरा में है दोस्तों। किसमें है? तीसरी अनुसूची में है। तो अनुसूची तीसरा जो है कहता है कि आप शपथ लीजिए। क्लियर हो गया? पहला अनुसूची में क्या कहता है कि भारत जो है, भारतीय संघ जो है क्या है, राज्यों का एक संघ है, राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी का संघ है। क्लियर? तो सभी राज्यों का वर्णन मिलता है एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन अनुसूची 1 में मिलता है। क्लियर? अनुसूची दूसरा में जो मिलता है सभी को वेतन भत्ता देता है, वेतन भत्ता, पेंशन इत्यादि जितने भी कर्मचारी होता है, विधायक, मंत्री, सांसद होते हैं, सभी को वेतन भत्ते, पेंशन इत्यादि का वर्णन अनुसूची दूसरा में मिलता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिए कि वनडे जो भी एग्जाम आने वाला है वह यह क्वेश्चन है जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहता है क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो बाघ का एक नई प्रजाति जो खोजा गया है, कहाँ खोजा गया है? ब्राजील में खोजा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? जो भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार सचिवालय हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, सीडीपीओ, सभी में आप जो है मददगार यह वीडियो साबित होगा। इसीलिए सभी वीडियो देखिए
और एक एक वीडियो में आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा। तो कहता है कि हाल ही में बाघ की एक नई प्रजाति खोजा गया है, तो ब्राजील में खोजा गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगा? तो बढ़ जाएगा दोस्तों। उसका समय अवधि क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो पेंडुलम को जब चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका समय अवधि जो होता है बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य क्या है? पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य क्या है? बॉल बेरिंग का कार्य क्या रहता है? आसानी वेब में जो है ना चक्का को क्या करता है? पहिया को घुमाने में मदद करता है। तो लिखता है कि पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य क्या है? तो कार्य जो होता है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है। स्थैतिक घर्षण को क्या करता है? गतिज घर्षण में बदल देता है। स्थैतिक घर्षण को कम करके गतिज घर्षण में बदल देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बॉल बेरिंग का कार्य क्या है? स्थैतिक घर्षण को कम करके क्या करता है? गतिज घर्षण में बदल देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए और मन लगा के पढ़िए और हर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर रखिए, ताकि कोई भी एग्जाम आपको जो वनडे एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। इसलिए सभी वीडियो आप देखिए, जो भी वीडियो है एक बार दो बार देखिए, सभी वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा और वनडे एग्जाम में आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।